नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इंटरकूलर में क्या ज़रूरत होती है, क्या फंक्शनिंग है, अगर ये ख़राब होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, अगर सर्विस नहीं कराते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी पिकअप कम हो गया है, मेरा एवरेज कम हो गया है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि ये क्या क्या करता है। इंटरकूलर बिल्कुल सेम टू सेम आपका जैसे रेडिएटर होता है, जैसे कंडेंसर कॉयल होता है, उसी टाइप से होता है। इसमें भी एल्युमिनियम की एक जाली होती है जिसके अंदर से एयर फ्लो करती है। फिर एटमॉस्फेयर से जब आप इसमें एयर भेजते हो तो उस एयर के कारण अंदर की हवा को ठंडक करती है। वहीं रेडिएटर में आपका पानी ठंडा होता है। अभी इंजन में भी दो चीज़ें आती हैं, एक नेचुरल एस्पिरेटेड, एक आता है आपका टर्बोचार्ज। अब आजकल पेट्रोल गाड़ियों में भी टर्बोचार्ज आने लगा है, पर पहले डीजल इंजन में ही आता है। तो हम सिर्फ डीजल इंजन की बात करेंगे, वो आपके पास टर्बो वाली गाड़ी है तो आप उसी से समझ जाओगे। नेचुरल एस्पिरेटेड टर्बो में कैसे अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में फेफड़ा है जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। 5% के आसपास हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है, जितना भी वैल्यूम हमारे पास जाता है अंदर। अब करता क्या है फेफड़ा कि अंदर मसल्स होती हैं नीचे साइड पे, वो आपके फेफड़े को बड़ा करती हैं, और जब बड़ा करती हैं बाहर जो एयर प्रेशर है उससे कम एयर प्रेशर अपने फेफड़े के अंदर होता है। तो चूँकि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो वो हवा सीधे आपके नाक के थ्रू अंदर चली जाती है। यही सिस्टम होता है जब एक्सहेल करते हो आप। वो इनहेल होता है, ये एक्सहेल्ड होता है। एक्सहेल में क्या करते हो आप, मांसपेशियों के थ्रू उस एयर को दबाते हो तो अंदर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप होता है, तो आपकी एयर वो बाहर चली जाएगी। सेम थिंग नेचुरल एस्पिरेटेड में होता है या इंजन वर्किंग में होता है कि पिस्टन ऊपर नीचे जाता है। जब पिस्टन नीचे आता है तो यहाँ पे जो बाल्ब लगा रहता है वो खुल जाता है। चूँकि यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस है तो बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो सीधे सक्का से अंदर चली जाती है। फिर वो दबती है गैस। फिर अगर पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल के साथ स्पार्क प्लग में इग्निशन होगा, और डीजल गाड़ी है तो लगभग 250 डिग्री के पास टेम्परेचर बिल्डअप हो जाता है। तो जब स्प्रे करते हैं डीजल का तो कंबक्शन होता है। सेम थिंग, फिर से पिस्टन जब ऊपर जाता है तो आउटलेट वाल्व खुलता है। तो चूँकि बाहर अंदर का एयर प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर का प्रेशर कम है, तो बाहर की ओर एयर निकल जाती है। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हमारे एयर में है वो ह्यूमिडिटी, दूसरा एयर ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें फ्यूल जलाना है। नाइट्रोजन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अचानक से विस्फोट ना हो जाए, क्योंकि आप प्योर ऑक्सीजन दोगे गाड़ी को तो वो इतना तेज़ धमाका करेगा जिसकी कोई हद नहीं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो विस्फोटकता है उसको कम करता है। अब नेचुरल एस्पिरेटेड के बाद आपके आते हैं टर्बो वाले। ये एक्चुअल में टरबाइन होती है जो एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों साइड पे होती है। एक शाफ्ट से एग्जॉस्ट गैस जैसे ही जाती हैं तो वहाँ पे भी टरबाइन लगा होता है, तो उसको धक्का देती हैं तो वो घूमती है। सेम शाफ्ट से दूसरा रहता है तो वो भी घूमता है, उसके साथ घूमता है, तो ये प्रेशर बनाता है एयर का। नेचुरल एस्पिरेटर में तो वैक्यूम से काम कर रहा था, लेकिन हम इसमें ठूस रहे हैं। मतलब कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि 94% से अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो नाक में या पूरा मास्क लगाया जाता था, कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन दी जाती थी। उसका कारण यही था कि थोड़ी सी भी, खैर टर्बो तो अलग चीज़ है, उसमें डायरेक्ट प्रेशराइज नहीं किया जाता था ऑक्सीजन, पर आप मोटा मोटा समझो, जब ऑक्सीजन के लेवल कम होता था तो ऑक्सीजन ज़्यादा भेजने के लिए हमारे नाकों में सीधे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता था कि ऑक्सीजन ज़्यादा जाए, जिससे बर्न ज़्यादा, मतलब शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। ऐसे ही इंजन में कि ऑक्सीजन जब ज़्यादा जाएगी तो ज़्यादा अच्छा फ्यूल जलेगा और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा फ्यूल के साथ। यही होता है टर्बो। टर्बो हवा ठूसता है कि तू जितना लेगा उससे मैं तेरे को ज़्यादा दूंगा। अब जब हवा घूमती है, आपको मालूम है कि एयर चारों तरफ, एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 50, बहुत सारे CO2, CO, NO2, NO, ये सारे रहते हैं, H2O रहता है। अब ये क्या करता है कि हवा को जब प्रेशराइज किया जाता है किसी भी चीज़ में, अगर आप सिस्टम पर काम करते हो तो वो उस पर हमेशा एनर्जी बढ़ती है। मतलब सिस्टम क्या हुआ कि किसी चीज़ में आप प्रेशराइज्ड कर रहे हो, जैसे आप एयर, एक मैनुअल पंप को आप छोटे रहे होंगे तो हवा भरे होंगे टायरों में शायद,
तो जब आप उसको प्रेशराइज्ड करते हो, आप कभी उसके सिलेंडर को छूना, वो गर्म हो जाता है, क्योंकि आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, तब वो एयर जा रही है। वहीं पे एक आप कैन लो एयर प्रेशर वाला, आजकल छोटी छोटी कैप्सूल भी आती हैं, वो एयर की कैप्सूल रहती हैं, उस पर ऑलरेडी वो प्रेशर दे के उस पर एनर्जी खर्च कर दी गई रहती है। अब सिस्टम को काम करना है। जो कंप्रेस एयर है, जब आप डालते हो टायर में, तब क्या होता है कि उससे सिस्टम, मतलब खुद ही सिस्टम बाहर निकाल रहा है यार। तो जब बाहर निकाल रहा है तो एटमॉस्फेयर से वो एनर्जी लेता है। तो आप देखोगे कोई सा भी कैन एयर प्रेशर वाला, आप नॉर्मल फोम वाले या कोई भी स्प्रे वाले लेंगे तो उसकी कैन ठंडी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम खुद ही काम कर रहा है। तो यही होता है कि जब हमारा टर्बो एयर को प्रेशराइज करता है, तब हमारी एयर हो जाती है गर्म। और गर्म हो जाती है तो किसी चीज़ को आप गर्म करोगे, दो लोग गुस्से में हैं तो वो दूर दूर हो जाएंगे, दो लोग कूल हैं, ठंडे हैं, प्यार में हैं, तो पास पास में बात करेंगे। वही सिस्टम होता है। मॉलिक्यूल्स में जब हीट पैदा होती है ना, तो जहाँ एक डब्बे में 1 लीटर गैस जानी चाहिए, वहाँ फिर वो 800 हो जाती है, गर्म हो जाती है। मॉलिक्यूल्स आपस में लड़ने लगते हैं। छोटा सा एग्जांपल, बंद कर दीजिए कमरा, ठंडा रहेगा, फैन चला दीजिए, कुछ देर बाद आप आओगे तो वो गर्म रहेगा, क्योंकि जब फैन चलने लगेगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगते हैं तो गर्म हो जाता है। इंटरकूलर का यही काम होता है। टर्बो से जब एयर जाती है, हमेशा इनलेट इसका पतला होता है, आप देखोगे ये पतला होगा इनलेट, और आउटलेट मोटा होगा, कि जिससे गर्म हवा जब आएगी, तो मान लीजिए ऑक्सीजन आपका 800 ml जा रहा है, तो ठंडी होगी तो उसी स्थान पे वो 1 लीटर जाएगी। तो यहाँ से जाएगी, इस फिन्स के थ्रू ठंडी होगी, और फिर यहाँ से बढ़ा दिया है कि और एयर जाए, तो यहाँ से ठंडी होकर फिर आपके इनलेट में जाएगी, इनलेट से फिर आपकी वो बर्न हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इन एयर मिक्सचर का क्या सिस्टम होता है कि जो हमारे डीजल इंजन में होता है, तो 14:1 होता है। मतलब अगर 14 लीटर एयर जाएगी तो 1 लीटर उसमें डीजल जाएगा, वो स्प्रे के थ्रू होता है। मान लीजिए आपका ये खराब है, या टूटा हुआ है, या इस तरीके से लीकेज है, तो ये क्या होता है कि ईसीयू में तो फीडिंग है। अब गाड़ी समझ रही है कि हमारे में 14 लीटर ऑक्सीजन जा रहा है, पर लीकेज है, टर्बो फेंक रहा है एयर, इनलेट के पास 12 लीटर 10 लीटर ही एयर जा रही है। आपका 14:1 की जगह अब हो गया 13:1। कंबक्शन एक परफेक्ट मिक्सचर से होता है। तो जब कम हो गया तो आपकी गाड़ी का पिकअप भी कम हो गया, आपकी गाड़ी का एवरेज भी कम हो गया, क्योंकि जब वो पिकअप नहीं दे रही है, प्रॉपर आरपीएम पे आपको लोडिंग नहीं दे रही है, तो आपकी गाड़ी ज़्यादा तेल खाएगी। इसीलिए अब प्रॉपर मिक्सचर में कंबक्शन नहीं होगा तो वो आपको काला धुआं भी देगी। अगर सोच रहे हो कि हल्का फुल्का लीकेज है चल जाएगा, तो नहीं भाई साहब, इसको बनवा लीजिए। एक चीज़ का और आप ध्यान दीजिएगा कि इंटरकूलर जब भी आपका लीकेज होगा तो आपको इस टाइप से ऑयल मिलेगा, क्योंकि ये टर्बो से इसमें ऑयल जाता है हल्का हल्का, महिंद्रा में खासकर। तो आपको अगर ऐसा थोड़ा बहुत ऑयल मिलेगा ना, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और सब में नॉर्मल होता है। और जब भी ये लीकेज करता है तो यहाँ पे आपका टर्बो बूस्ट सेंसर रहता है, तो ईसीएम को बताता है कि भाई साहब, माप सेंसर बताएगा कितनी एयर जा रही है, यहाँ से पता चलेगा कि यार कम जा रही है, तो चेक इंजन जला देता है। उसके कारण भी आपका पिकअप लो हो जाता है। और दूसरी बात, इस ऑयल की कहानी ये रहती है कि टर्बो से जब हल्का हल्का ऑयल लीकेज होता है, इसके थ्रू आपके इंटेक में जाता है, और इंटेक में क्या करता है कि ईजीआर से जो आपका ड्राई स्मोक आ रहा है, ब्लैक कार्बन, उसको भी जलाने का काम करता है। दूसरा, वो ऑयल आपके इंटेक वाल्व को भी लुब्रिकेशन का काम करता है। अगर लीकेज है तो इंटेक वाले वाल्व भी जल्दी सीट कटेगी। कुछ टर्बो में ऑयल नहीं आता है, पर महिंद्रा की और सुजुकी की गाड़ियाँ जहाँ तक देखी हैं, सभी में ऑयल आता ही है टर्बो से, हल्का हल्का सॉफ्ट से। इंटरकूलर किन में आता है उसको समझिए। जिन गाड़ियों में टर्बो 10 psi से ऊपर एयर देता है, और जिन टर्बो में 10 psi से कम देता है, 10 psi से जिनमें कम होगा उनमें इंटरकूलर नहीं होगा। M2 DICR, DI, स्कॉर्पियो M2 DICR, इनमें आप नहीं मिलेगा। एमहॉक इंजन होते हैं,
इनमें आपको 10 psi से ऊपर एयर प्रेशर मिलता है, तो उसमें आपको इंटरकूलर मिलेगा। पावर प्लस, बोलेरो नियो, अब जो आ रही है M2 DICR, कैंपर, पिकअप, इनमें सब में यहाँ पे मिलेगा। स्कॉर्पियो की बात करें तो वो फ्रंट में मिलता है। यहीं पे इसी MDI 3200 में जो CRD इंजन आता था उसमें ज़्यादा प्रेशराइज्ड गैस जाती थी, इसलिए उसका माइलेज भी कम था, तो उसमें आपको इंटरकूलर मिलता था। M2 DICR के अलावा एमहॉक में आपको इंटरकूलर मिलता था, क्योंकि उनका टर्बो 10 psi से ऊपर एयर भेजता था। तो समझ गए आप, अगर 10 psi, वो स्कॉर्पियो वाला तो काफ़ी ज़्यादा CRD वाला जाता था, वो 33 आई थिंक जाता था। तो इंटरकूलर की ये कहानी है, और ये सस्ता आता है। ये जो इंटरकूलर है ये पावर प्लस का है। ये आपको, जिसमें भी 1500 सीसी का एमहॉक इंजन लगा है, उनमें आपको यही इंटरकूलर मिलेगा, चाहे वो पावर प्लस हो, चाहे आपकी नियो हो, चाहे वो आपकी BS6 हो, इनमें सबको आपको यही मिलेगा। ये देखिए, ये यहाँ से लीकेज कर गया है, इस चेंजिंग की वीडियो आपको आ जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया होगा। 10 psi, 12 psi आप समझते होगे, जो एयर भराते हो ना उसको 10 psi। टर्बो भी अलग अलग होते हैं, तो जब आप एयर ज़्यादा भेजोगे तो जब वो एयर ठंडी होगी, और जब ठंडी होगी ज़्यादा वॉल्यूम जाएगा। तो इसी कारण से आप देखोगे कि थार हो गई, उस पर भी CRDI के इंजन था, CRD के, तो उसमें भी इंटरकूलर आपको मिलता है। अब वाली 75 bhp जो M2 DICR आती है, उनमें भी आपको इंटरकूलर मिलता है। बताइएगा कैसा लगा आपको इंटरकूलर का रिव्यू। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो। धन्यवाद आप सभी।